वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सौरभ पाठक एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लोनेबल फंड थ्योरी इन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। और ये थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज ये फर्दर पार्ट है किसका, आपका फैक्टर प्राइसिंग का। फैक्टर प्राइसिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इको है ना। तो लोनेबल फंड थ्योरी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और समय मिला तो हम यहाँ पर कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी हम करेंगे, है ना। तो क्लास रहेगी नियर टू आपकी 40 to 45 मिनट्स की, है ना। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जो है कि यहाँ पर क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हमने स्टार्ट करा था और उसके बारे में हमने जाना था कि भाई कैसे क्या सप्लाई, इसमें डिमांड क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे करा जाता है। उसके बाद हमने इसके सारे क्रिटिसिज्म जो है कि वहाँ पर हमने पढ़े थे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लोनेबल फंड थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज propounded बाय स्विस इकोनॉमिस्ट विक्सल ओलेन मिडल एंड रॉबर्टसन। ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड करी थी भाई, स्विस इकोनॉमिस्ट थे, है ना। उन्होंने ये थ्योरी आपकी विक्सल थे और जो कि आपकी ओलेन और मेडल और आपके रॉबर्टसन के साथ में इन्होंने प्रोपाउंड करी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय, ये तो भाई सब में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है किससे, सप्लाई ऑफ मनी और जो है कि सप्लाई ऑफ डिमांड ऑफ मनी, है ना। तो ये तो सब में ये यूनिवर्सल है, बट डिफरेंस क्या है, लोनेबल में क्या कर दिया है, यहाँ पर डिमांड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड कर दिया है और डिमांड ऑफ लोनेबल फंड कर दिया है ना। बस यहाँ पर लोनेबल फंड में ये कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। अभी सर ये लोनेबल फंड्स क्या होते हैं वो अभी हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। दिस थ्योरी टेक्स इनटू कंसीडरेशन मॉनेटरी फैक्टर्स लाइक होल्डिंग ऑफ मनी एंड बैंक क्रेडिट अलॉन्ग विद रियल फैक्टर्स लाइक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ पर ये थ्योरी जो है कि कंसीडर, जैसे कि आपका क्लासिकल थ्योरी में सेविंग को सप्लाई को केवल और केवल क्या मान लिया गया था, सेविंग की, सेविंग ही सप्लाई है, और डिमांड को क्या मान लिया गया था, इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट ही क्या है, डिमांड। इन्वेस्टमेंट जो करेगा वही डिमांड करेगा पैसे की। लेकिन यहाँ पर दिस थ्योरी टेक इनटू कंसीडरेशन मॉनेटरी फैक्टर्स लाइक, यहाँ पर मेरे ये होल्डिंग है मनी होगा, होल्डिंग HO, यहाँ पर होल्डिंग ऑफ मनी है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर होल्डिंग लिया जाएगा। और होल्डिंग भी जो है कि वो तो आपका आ जाएगा सेविंग में, है ना। डिसहोल्डिंग आपका हो जाएगा आपका वहाँ पर सप्लाई में आ जाएगा डिसहोल्डिंग, है ना। यहाँ पर जो आपका होल्डिंग है, तो कंसिडरेशन ऑफ मॉनेटरी फैक्टर लाइक, यहाँ पर फिलहाल होल्डिंग ही रहेगा, होल्डिंग ऑफ मनी एंड बैंक रेट अलॉन्ग विद रियल फैक्टर्स लाइक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबर्टसन ने क्या कहा, इंटरेस्ट इज द प्राइस विच लिक्विड्स द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। इन्होंने कहा कि क्या भाई इंटरेस्ट जो है कि वो प्राइस है जो लिक्विड करता है डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। अब देखिए सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड यहाँ पे क्या माना गया है, सप्लाई ऑफ लोन एबल, ये आपका बीच में थोड़ा गैप हो गया है, ये आप ज्वाइंट ही समझिएगा, लोनेबल, है ना। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स। तो यहाँ पर सप्लाई इन्होंने देखो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करा दी है, अनलाइक क्लासिकल वेयर सप्लाई वाज डिपेंडेंट ओनली ऑन सेविंग, है ना, सेविंग पर ही डिपेंड थी। लेकिन यहाँ पर 4 फैक्टर, पहला जो फैक्टर है वो सेविंग, यहाँ पर मेन फैक्टर है सेविंग, इन्होंने यहाँ पर भी लिया है कि द मेन सोर्स ऑफ लोनेबल फंड्स, यहाँ पर अब देखा अलग अलग बने, वॉइस टाइपिंग करिए ना, तो ये लोनेबल अलग अलग हो गया है ना। तो द मेन सोर्स ऑफ लोनेबल फंड्स डन बाय ऑल इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। ऐसा ही नहीं कि आपके जो है कि यहाँ पर हाउस होल्ड ही सेविंग करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी सेविंग जो भी करते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस हो गए ना सेक्टर। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग क्या है, वही जो मैंने आपको बताया था, सेविंग क्या है, फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सेविंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये क्वांटिटी ऑफ मनी, इस तरह से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। सेविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी सेविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। जैसे सेविंग बढ़ेगी, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे सेविंग बढ़ेगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो बैंक आपको कम दे दी तो आप भाई बैंक में पैसा यानी सेविंग अकाउंट में पैसा आप कम रखोगे, ना। बैंक क्रेडिट, अब उसके बाद जो है कि सेविंग आपका सप्लाई जो है वो कहाँ से मिलती है, बैंक क्रेडिट से भी मिलती है ना। जैसा ऐसा नहीं कि आप आपका पैसा जो बैंक में सेविंग रखा है तो कोई लोन ले जाएगा तो वही पैसा दिया जाएगा, हाँ वही पैसा दिया जाता है, लेकिन बैंक भी अपनी तरफ से क्या कर सकता है, RBI से क्रेडिट ले सकता है, तो उसको कहेंगे बैंक क्रेडिट। वो पैसा लेकर के सप्लाई में छोड़ देगा, तो बैंक क्रेडिट इज द पॉजिटिवली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब भाई जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे बैंक रेट ज्यादा करेगा। क्यों भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उसको ज्यादा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कौन सा वाला हो गया है, जो बैंक हमसे चार्ज करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना।
एक बैंक हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, एक बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो ये चलते एक ही डायरेक्शन में है। अगर बैंक हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी तो हमको चार्ज भी उतना ज़्यादा करेगी, अगर बैंक हमको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी तो भाई हमें चार्ज भी कम करेगी हमसे। तो इस तरह से चलता, तो चलते एक ही डायरेक्शन में, इसलिए जो आपका कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, है ना। तो बैंक रेट जो है कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड है किससे, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जैसे मान लो कि अगर भाई बैंक 10% ब्याज उसका दबादब बिक रहा है, यानी जो है कि पैसा लोन जो है कि 10% में बैंक बेच रही है ना, तो बैंक क्या करेगी भाई कि चलो भाई जो है कि लोन दो, बढ़िया। अगर मान लो 12% मिलने लगा तो बैंक कहेगी और पैसा लाओ, और मार्केट में हम लोन सप्लाई करें क्योंकि हमको ब्याज अच्छा मिल रहा है। और अगर ब्याज कम होगा, मान लो 8% मिला, तो बैंक जो है कि उतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं करेगी। तो यानी बैंक क्रेडिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका हो जाएगा बैंक क्रेडिट, यहाँ पर है ना, यहाँ पर हो जाएगा बैंक क्रेडिट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आप जो आपका यहाँ पर सप्लाई का जो फैक्टर रखा गया है वो क्या है, डिसहोर्डिंग, है ना। डिसहोर्डिंग क्या होता है, होर्डिंग से आप लोग समझ रहे होगे, होर्डिंग का मतलब होता है, होर्डिंग का मतलब होता है आपका जमाखोरी, जमाखोरी। जैसे बहुत से लोग पकड़े जाते हैं न्यूज़पेपर में, आप देखते हो मान नोटी नोट है, नोटी नोट रखा हुआ है, ऐसे पेटी में रखा हुआ है ना, बताया गया कि देखो ये आपका 2000 करोड़ उनके घर पे निकला है, तो वो क्या करके रखते हैं, जमाखोरी करके रखते हैं ना, पैसा जो है कि जमाखोरी कर ली उन्होंने पैसे की और अपने पास रखे। तो वो लोग पैसा कभी भी क्या होता है, सप्लाई में छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं, जब उनको पता ब्याज बहुत ज़्यादा मिल रहा है ना, तो इधर उधर से एजेंट वेजेंट लगा करके मार्केट में पैसा वो छोड़ते हैं। मतलब 2000 करोड़ एक साथ पैसा छोड़ दिया मार्केट में, वही सप्लाई बढ़ जाएगी ना मार्केट में। तो यानी डिसऑर्डिंग इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ सप्लाई। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट ये होता है आपको जो पीओसी गवर्नमेंट के होते हैं, जो नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जिनसे प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, जो लॉस में जा रहे हैं, मशीनें वो जो भी जंग लगती जा रही है, बेकार चली जा रही है ना, तो गवर्नमेंट कहती भाई अभी घाटा ही दे रहा, तो एक काम करो इसे बेचो, बेच के ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां से ब्याज मिले भाई। यानी पब्लिक को लोन बांट दो, पब्लिक का भी काम होगा, पब्लिक भी क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट लग जाएगा, वहां पर पैसा जाएगा तो लोगों की इनकम होगी और उससे ब्याज भी मिलेगा। यानी जो है कि वही जो बेकार पड़ा जो इंस्टीट्यूट है वो बिक जाएगा और जो है कि वहां से पैसा भेज दो, सप्लाई कर दो क्या मार्केट में। तो ये भी एक सप्लाई का फैक्टर हो गया डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी क्या हो गया, सप्लाई का फैक्टर हो गया। इट इंक्लूड्स द अमाउंट विच इज सेट अपार्ट एनुअली एज अ डेप्रिसिएशन फंड इज गिवन एज लोन हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेटर इज द इंड्यूसमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। यानी जितना ज़्यादा मान लो कि इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट को लगेगा भाई ज़्यादा ब्याज, इससे बढ़िया ब्याज जो अच्छा खासा ब्याज चल रहा है, ब्याज पे दो, जितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंड्यूसमेंट, यानी जो है कि प्रेरित होगी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, है ना। तो हैंस अब भी ओवरऑल निकल के आता है सप्लाई ऑफ लोनवल फंड। सप्लाई ऑफ लोनवल फंड क्या हो जाती है, सबसे पहले सेविंग, यानी सेविंग एक मेजर कंपोनेंट है। उसके बाद बैंक क्रेडिट, उसमें बैंक क्रेडिट भी जोड़ दो, उसमें डिसहोर्डिंग भी जोड़ दो और उसमें आपका डिसइन्वेस्टमेंट जोड़ दो। यानी ये सब मिला करके बनती है, क्या बनती है, सप्लाई ऑफ लोनवल फंड। यानी अनलाइक क्लासिकल थ्योरी, rather than only taking saving as a supply, here the components of supply are saving as well as bank credit, dishoarding and आपका disinvestment। तो अगर यहाँ पर मैं चार्ट बनाऊँ तो यहाँ पर ऐसा बनेगा, जैसे कि क्लासिकल थ्योरी में क्या था, सप्लाई आपका केवल यही था, उसको ये सप्लाई था ऐसे करके, तो सप्लाई ही क्या थी, सेविंग थी। तो इसको जो है कि नाम एक दे दिया गया था, ऐसे हटाया और यहाँ पर सीधा लिख दिया सेविंग, ऐसे लिख दिया गया था। लेकिन भाई यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो सेविंग के अलावा क्या क्या है, यहाँ पर तो आपका सेविंग के अलावा बैंक क्रेडिट भी है। अब आप सर बैंक क्रेडिट ये सब ऐसे क्यों बना दिया, क्योंकि भाई सबका क्या रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था। मैंने कहा था बैंक क्रेडिट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो बैंक क्रेडिट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो बैंक डिसहोर्डिंग बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सबका तो पॉजिटिव रिलेशन, तो जब पॉजिटिव रिलेशन तो सभी क्या होंगे, ग्राफ आपके क्या होंगे, पॉजिटिवली स्लोप होंगे। तो ये आपका सेविंग था, ये आपका बैंक क्रेडिट हो गया है, ठीक है ना। ऐसे आपका ये आपका हो जाएगा डिसहोर्डिंग और ये आपका हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये तो आपके सप्लाई वाले हो गए, है ना। ऐसे ही डिमांड साइड के हम बनाएंगे, तो ये वाला हम एज इट इज छोड़ देते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर आपका जो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी जो कि सप्लाई में है, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब इनके ऊपर हम जब हम डिमांड वाले ड्रॉ करेंगे तब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कहाँ पे क्या बन रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिमांड फॉर लोन फंड, डिमांड भाई कैसे कैसे होती है, जैसे कि इन क्लासिकल में क्या कह दिया गया था कि डिमांड जो है केवल और केवल इन्वेस्टर ही करता है। यानी जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी क्या होगी, डिमांड होगी। इन्वेस्टमेंट जब होगा यानी इन्वेस्टमेंट ही क्या है, डिमांड है।
और डिमांड को ही, और वहाँ पर जो इस तरह से ये था आपका डिमांड वाला, तो यहाँ पर डिमांड यहाँ क्या लिख दिया गया था, इन्वेस्टमेंट, और सप्लाई यहाँ सेविंग, वही वही इक्विलिब्रियम बता दिया गया था। अब देखो यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर तो भाई 3 लाइनें बनी है सेविंग की, वहाँ सेविंग की सप्लाई की 4 लाइनें बनी हैं, और यहाँ पर क्या था, केवल एक ही था, और डिमांड का भी वहाँ पर एक ही था। लेकिन अब देखते हैं भाई डिमांड यहाँ पर किस किस चीज़ पे डिपेंड है। तो डिमांड पहला तो उन्होंने लिया इन्वेस्टमेंट, जो कि ऑलरेडी इट वाज इन क्लासिकल थ्योरी। ओके, मोर इन्वेस्टमेंट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। अब इसका चलेगा हिसाब किताब उल्टा, भाई व्यक्ति जो है कि इन्वेस्टमेंट तभी करेगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब जो है कि इन्वेस्टमेंट पैसा लेकर के बैंक से तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब ब्याज सस्ता होगा, यानी जब ब्याज कम होगा, यानी व्हेन आर विल बी लो द इन्वेस्टमेंट विल बी मोर। इट मींस इन्वेस्टमेंट हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, इसका बनेगा जब इनवर्स रिलेशन है तो नेगेटिव ग्राफ बनेगा। जैसे आपका आर ये हो गया है, इन्वेस्टमेंट ये हो गया, ये क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी जैसे जैसे आर ज़्यादा होगा वैसे वैसे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा। देखो यहाँ पर जो है कि कम इन्वेस्टमेंट इतना ही है, क्योंकि आर क्या है, ज़्यादा, इतना ज़्यादा है ना। और यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट देखो क्या है, इतना यहाँ तक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आर क्या है, आर कम है। तो ये नॉर्मल चीज़ें आप समझ रहे होगे। बाकी उसके अलावा कंजम्पशन, मोर कंजम्पशन। अब यहाँ पर जो है कि इन्होंने डिमांड फॉर मनी, इंटरेस्ट ही ना, आपका इन्वेस्टमेंट ना लेकर के कंजम्पशन भी लिया है, क्योंकि भाई व्यक्ति जो है कि यही तो क्रिटिसिज्म था आपका जो है कि क्लासिकल थ्योरी में क्रिटिसिज्म क्या था, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा तभी क्या करेगा, डिमांड करेगा। लेकिन भाई जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट ना करे, मान लो कि आप हो, आप कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आपको जो है कि फॉर एग्जाम्पल जो है कि कोई ज़रूरत पड़ गई, मान लो खर्चा नहीं है ना, तो आप क्या करो, आप लोन ले लो। मान लो कि आपको घर पे वाले फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर चाहिए, आपको ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी जो आपको कमा के देंगे, लेकिन ज़रूरत है, आपकी नीड है, आपकी कंजम्पशन है ये, तो आपने क्या करा, लोन अप्लाई कर दिया। आप जो गए, आपने फ्रिज ईएमआई पे ले आया, टीवी ईएमआई पे आप ले आया। ऐसा होता नहीं होता है, बताइए, कार लोग ईएमआई पे ले आते हैं, तो कार मान लो पर्सनल यूज वाली बात है, तो अगर कमर्शियली तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पर्सनल यूज यानी कंजम्पशन। तो भाई यहाँ पर क्या है, मोर कंजम्पशन व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो आप ये वो भी क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड होता है। जब ब्याज कम मिलेगा, बजाज ने, मैं बजाज को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ फोन करते हैं, हाँ भाई जीरो इंटरेस्ट है आज, ले आओ, आज ऑफर है, तो कहते हैं अरे भाई जीरो ने कोई ब्याज ही नहीं है, तुरंत जाके जो क्या कर दिया हमने, कंजम्पशन बढ़ा दिया अपना। ब्याज हाई है तो कहते नहीं नहीं लेंगे, है ना। तो यानी जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज़्यादा है तो कंजम्पशन क्या है, लो है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम है तो कंजम्पशन क्या करते थे हम, ज़्यादा। यानी ये वाला भी अगर हम कहें कि ये वाला कंजम्पशन है तो ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है ना, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वांटिटी, और ये भी आपका ऐसे बना, तो ये भी डाउनवर्ड बना, ये भी ऐसे डाउनवर्ड बना, है ना। उसके बाद जो है कि होर्डिंग, जैसे कि उसमें सेविंग ही लिया था, यहाँ पर होर्डिंग भी लिया गया। होर्डिंग का मतलब ये है कि ये डिमांड में लिया गया है। होर्डिंग का मतलब है कि जमाखोरी करना। अब आदमी जमाखोरी करे तो पैसे की डिमांड तो करेगा, यानी जो कहीं ना कहीं से पैसा लेके आएगा वो जमा करेगा, है ना। तो होर्डिंग भी लोग करते हैं, मोर होर्डिंग व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। अब चूंकि मैंने बताया ना, डिसहोर्डिंग कब होती है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लोग पैसा बाहर निकालते हैं, है ना, डिसहोर्डिंग करते हैं। लेकिन होर्डिंग कब करेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, लो होगा, तो ज़्यादा होर्डिंग, यानी आर इज लो। पता है कि अरे मार्केट में ब्याज ही नहीं मिला, तो एक काम करो, पैसा अपने पास ही रखो, है ना। तो मीन आर जब लो है तो पैसा अपने पास रखो, यानी होर्डिंग बढ़ाओ, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अगर होर्डिंग वाला अगर ऐसा बने तो यहाँ पे आपका होर्डिंग ये हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो जाएगा, और आपका क्वांटिटी एम ये, तो ये भी आपका, तो ये तीनों आपका होर्डिंग का, आपका इन्वेस्टमेंट का, और आपका कंजम्पशन का, ऑल द थ्री कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोपिंग। तो इस वाले में हम जाकर के क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर हम ये वाले भी कर्व जो है कि यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे ऐसे, है ना। ये हम क्या कर देंगे, ये हमने ड्रॉ करा, ये क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट का है ना, ये आपका होर्डिंग का है, और ये आपका क्या है, कंजम्पशन का है ना। वो आप ऊपर नीचे कर लेना, आप ये मत समझो कि इन्वेस्टमेंट नीचे आएगा होर्डिंग ऊपर आएगा, वो आप कुछ भी कर लो ना। तो अब आप ये समझो, तो ये कुल मिला के जब इनको आप जोड़ोगे तो ये जो है कि इस तरह से आपका बन जाएगा, ये आपका हो जाएगी सप्लाई ऑफ मनी, ये डिमांड हो जाएगी, और ये आपका इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये पूरा बन जाएगा, जो रिजल्टेंट निकल के आएगा इन सबका, है ना, इस तरह से आपका बन जाएगा। तो यानी जो है कि इस तरह से इन्होंने ये चीज़ें दी। तो यहाँ पर अब कैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड वेयर डिमांड एंड सप्लाई फॉर द लो, जो भी मैंने बताया था ना कि भाई डिमांड सप्लाई जहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या, सिंस इट इज लोनल फंड थ्योरी, तो यहाँ पर क्या, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लो, ये आपका देखो यहाँ पर ये है लो लेवल हो गया, मैंने वॉइस टाइपिंग करी है, तो ये लोनेबल फंड होगा, लोनेबल फंड, है ना। लोनेबल फंड्स इज, ये आपका लोनेबल फंड्स इज इक्वल, दैट इज डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लोन। और डिमांड क्या है भाई, डिमांड हमने क्या करा था, डिमांड में लोनेबल फंड्स में क्या हो जाएगा हमारा,
आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये इक्वल टू है, डिमांड में हमारा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और होल्डिंग, इसमें आ जाएगा सप्लाई में आ जाएगा सेविंग, बैंक क्रेडिट, डिसहोल्डिंग और डिसइन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ें हैं जो कि जब ये इक्वल होंगी, जहाँ पर भी इक्वल होंगी वहीं पे क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पर भी इट विल बी इक्वल देन देयर इट विल बी कमिंग दैट कि आपका लॉ हो जाएगा। हेलो, हाँ मैम वो 145 की इको क्लास रख दीजिएगा। हाँ हाँ जी, हाँ वो मुझे पता है ना, वो मुझे पता है ना। हाँ करा दीजिए, कोई इशू नहीं, सीटेड वाले है ना। हाँ कोई नहीं, नया नया स्टार्ट करेंगे कल तो, इट वॉज डेमो। ठीक है, एवरेज एवरेज एवरेज। हम्म, ठीक ठीक। सॉरी फॉर इंटरप्शन, अब मैं माइक म्यूट करूँ फिर आप है ना, फिर मैं बात करूँ वो, तो इसमें आप लोगों ने क्या सुन लिया है ना। तो जो भी चीज़ें हैं तो उसमें कोई इशू, मैं ऐसा इतना नहीं मानता हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो सही। हालांकि अब यहाँ पर ये क्या है, डिमांड फॉर लोन फंड इक्वल टू सप्लाई ऑफ लोन फंड है ना। तो ये जो है कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब इक्वल होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम। जैसे मैं बताऊँ ना, देखो ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्वांटिटी ऑफ मनी है। तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे, पॉजिटिवली स्लोपिंग क्या है, सप्लाई आपका पॉजिटिवली स्लोपिंग है, सप्लाई में आपका क्या क्या आता है, सेविंग आता है, बैंक क्रेडिट आता है आपका, उसके बाद डिसऑर्डिंग आ जाता है, और उसके बाद आपका क्या आ जाता है, डीआई आ जाता है ना। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं भाई, पेपर वन, डिसइन्वेस्टमेंट है ना। और उसके बाद आईसीएच, ये आपका अगर अब मैं ले लूँ यहाँ से, यहाँ पे ब्लू कलर से, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये आपका कंजम्पशन हो जाएगा, ये आपका जो है कि कुछ ना कुछ होर्डिंग हो जाएगा। तो ये स्टेट नहीं है, आप स्टेट देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो, मान लो ये इसका इक्विलिब्रियम बना, ये इसका बना, ये इसका इक्विलिब्रियम बना, तो कंबाइंड इक्विलिब्रियम यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। जब इनको, अब ये अलग अलग है, अब ये अलग अलग हमने बना रखा कंपोनेंट है ये, लेकिन पैसा मार्केट में तो वो अलग थोड़ी दिखेगा कि ये नहीं, ये तो रिसोर्टिंग से पैसा निकाल, आप नोट देखते हो, अरे ये तो जमाखोरी करी थी उनने, अब ये ऐसे आ गया जमाखोरी वाला नोट है ये। अरे ये वाला नोट तो जो है कि हमारा बैंक बैंक ने क्रेडिट करा ये नोट, ये वाला नोट जो है कि डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, तो कहाँ से ऐसे देखते हो आप लोग तो वहाँ तो सप्लाई जो है कि सप्लाई और कुल मिला के बात ये होती है, कोई सप्लाई कितनी डिमांड कितनी, वहीं पे आपका हो जाएगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम। ये चीज़ें हैं। अब देखो क्रिटिसिज्म ऑफ लोन फंड थ्योरी, क्रिटिसिज्म, तो यहाँ पर जो है क्रिटिसिज्म ऑफ लोन फंड थ्योरी क्या है भाई, यानी जो है कि लोनल फंड थ्योरी को क्रिटिसाइज करा गया। हर चीज़ की बुराइयां होती हैं, कोई ना मान लो कीन्स तो हमारी इसी बात से जाने जाते हैं, बुराई करते हैं हर एक चीज़ की है ना। अब तो फिलहाल वो नहीं है इस दुनिया में, बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन जो है कि अब क्या हुआ, क्रिटिसिज्म उन्होंने इसका कराया कि उन्होंने कोशिश की, क्लासिकल का तो उन्होंने करा था, अब लोनेबल फंड थ्योरी का भी करा, लेकिन जितने भी इसका क्रिटिसिज्म करेगा वो बाद में सही नहीं पाएगा, कुल मिला के वो गलत साबित कर दिएगा, क्योंकि लोनेबल फंड थ्योरी ने जो है कि वो चीज़ें गलतियां नहीं करी थी। देखो अब यहाँ पर पहला क्रिटिसिज्म कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ होर्डिंग यूज्ड इन लो लेवल फंड थ्योरी, वो फिर भाई साहब यहाँ पर ये लोनेबल फंड थ्योरी है, लोनेबल फंड थ्योरी है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ होर्डिंग यूज्ड इन लोनेबल फंड थ्योरी वाज असर्टेड, और कुछ गलत नहीं है, पर आप लोग समझोगे कि और भी कुछ गलत होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ के, और कुछ गलत नहीं हो सकता है ना, ये चीज़ें हैं। The concept of hoarding used in loanable fund theory was asserted by यहीं पे निकल आया, मैंने कहा था और कुछ गलत नहीं होगा, ये किंग्स नहीं है भाई, किंग्स, ये जो है कि आज थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गई है ना, लेकिन जो है कि इतनी ज़्यादा भी नहीं है, आप सभी लोग मैच्योर हैं, बच्चे नहीं है, सारी चीज़ें समझ रहे होगे, हालांकि मैं जो भी होगा बता दूंगा तो ना। तो यहाँ पर लोनेबल फंड थ्योरी was asserted by Keynes, this is so because होल्डिंग कैन नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज एज मनी सप्लाई द मीन्स कंसेप्ट। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग जो यूज करा गया लोनल फंड थ्योरी में, है ना, तो यहाँ पर ये कैन नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज द मनी सप्लाई, है ना, द मीन्स कंस्टेंट इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बट अब देखो यहाँ पर जो बात करी गई है, यहाँ पर जो बात करी गई कि जो आपका होर्डिंग से आप क्या समझते हो, होर्डिंग से आप क्या समझते हो, होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, जमाखोरी होती है होर्डिंग, है ना। अब जो है जमाखोरी का मतलब क्या हुआ है, जमाखोरी का मतलब वो कि मार्केट से जो है कि
पैसा जो है वो मान लो कि कहीं सेव कर लिया गया है, मार्केट से पैसा सेव कर लिया गया है यहाँ पर, है ना। मार्केट से पैसा सेव कर लिया जाएगा तो मार्केट में क्या हो जाएगी भाई, सप्लाई कम हो जाएगी पैसे की सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। और बैंक भी जो है कि ऐसा टाइम है कि बैंक, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म पीरियड होता है तो उसमें बैंक हर बार थोड़ी कि सप्लाई बढ़ाता रहता है कि रोज सप्लाई बढ़ा रहा है ना, तो सप्लाई बैंक जो है कि बैंक बढ़ा नहीं रही है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ होर्डिंग यूज जो करा गया है लोनवेल फंड थ्योरी में, है ना, इज दिस इज सो बिकॉज होर्डिंग यहाँ पर फिर से हो जाएगा होर्डिंग कैन नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज एज मनी सप्लाई ऑफ द मीन्स कांस्टेंट इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने कहते देखो लोनवेल फंड थ्योरी में होर्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज करा गया है, लेकिन ये होर्डिंग जो है भाई कैसे बढ़ सकती है और ना घट सकती है, मतलब ये जो है कि ये एक साथ इतना बढ़ और घट नहीं सकती है, इन्होंने ये बात कही। बात आप समझो पहले, ये क्यों, अब आपको सर ऐसा क्यों, मैं तो बताओ अभी, मैं बताओ होर्डिंग कर लूँ, मेरे पास अभी 50,000 रुपये, बताओ मैं अपने पास ही रखूँ ना खर्च करूँ, है ना। तो अगर आप भाई खर्च नहीं करोगे तो जो मार्केट में होर्डिंग ऑलरेडी किए बैठा है वो डिसहोर्डिंग भी तो कर रहा होगा उसी रेशियो में। भाई आप अगर होर्डिंग कर लोगे तो कोई ना कोई डिसऑर्डिंग भी तो कर रहा होगा, मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है ना। यानी आप ऐसे समझो क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसे करके, इस इकोनॉमी में पैसा है, बहुत लोग हैं, बहुत ये पैसा बाहर से, यानी आरबीआई कोई पैसा नहीं डाल रही इसमें अभी, है ना। तो यानी अगर आपने कोई पैसा रख लिया तो कोई ना कोई पैसा तो भाई निकाल रहा होगा ना अपने बक्से में से, ऐसे तो इकोनॉमी चल रही है, आपने अपनी जेब में रख रहे हो, आपने मान लो कि 20,000 रुपये मान लो एक महीने नहीं निकाले, लेकिन किसी ने 20,000 रुपये निकाले, तो ये चल रहा होगा। तो इसके हिसाब से जो है कि किसी ने कहा कि अगर जो है कि मनी सप्लाई नहीं है तो फिर होर्डिंग का तो असर ही नहीं होगा, क्योंकि कोई अगर मान लो कोई सेविंग, सपोज सेविंग वाली बात है, तो सेविंग में कोई, सेविंग का मतलब है कि जो आपका सप्लाई है, सप्लाई में कोई डिसहोर्डिंग कर रहा तो कोई किसी ना किसी ने होर्डिंग कर दी होगी, तो ये डिसहोर्डिंग तो काम ही नहीं करा है ना। तो ये इन्होंने करा क्रिटिसिज्म, तो उन्होंने कहा फिर होर्डिंग डिसहोर्डिंग लिया क्यों आपने, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो ये ऑफसेट कर दिया गया था क्रिटिसिज्म, किसने करा था, प्रोफेसर जीएन हाम ने। उन्होंने कहा देखो भाई बात यह है कि जो दो कोई ट्रांजेक्शन होते, मान लो कि एक आपके पास 100 रुपये का नोट आया और 100 रुपये का नोट जो है वो आप जो कि खर्च करने वाले हो, मान लो कि 5 दिन के बाद आपने खर्च करा, एक तो ये केस है। और अगर वही नोट जो है कि आपने दूसरे दिन खर्च करा तो दूसरे के पास गया, उसने दूसरे दिन खर्च करा वो दूसरे के पास गया, फिर उसने दूसरे दिन खर्च करा दूसरे के पास गया, फिर यानी 5 दिन में ये 1 2 3 4 5 बार खर्च हो गया। और यही जो है कि एक नोट जो है कि आपने 5 दिन तक होल्ड करके रखा अपने पास, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा बेशक सप्लाई जो है कि बाहर से ना आए, है ना, जैसे सप्लाई जो है कि बाहर से ना आए, अगर बाहर से सप्लाई आएगी तो कह सकते हो कि भाई सप्लाई ज़्यादा आ गई और पैसा किसी ने होल्ड कर लिया अपने पास बहुत ज़्यादा, है ना। उन्होंने कहा कि बेसिक सप्लाई ना आए बाहर से, लेकिन भाई ये जो पैसा है ना, ये यहाँ पर अगर कोई ये नोट बार बार खर्च हो रहा है ऐसे करके, ये वाला, है ना, तो यही सप्लाई बढ़ा देता है। जो वैल्यूसिटी ऑफ मनी है वो मार्केट में ऐसा लगता है कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है ना। और अगर वही वेलोसिटी ऑफ मनी कम है तो यहाँ पर सप्लाई ऐसा लगेगा सप्लाई बहुत कम है। बात समझ रहे हो आप, यहाँ पर ऐसा लगेगा सप्लाई बहुत कम है। तो यानी जो है कि ये होर्डिंग और डिसहोर्डिंग बिल्कुल पूरी तरह से काम करती है, क्योंकि अगर मान लो वेलोसिटी अगर कम है तो ये क्या होगा, होर्डिंग कहलाई जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा है तो वो डिसहोर्डिंग कहलाई जाएगी। ऐसा लगेगा सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो ये क्रिटिसिज्म जो है कि इन्होंने क्या कर दिया था, ऑफसेट कर दिया था जीएम हाम ने, कह के कि ही टोल्ड if gap into alternative transaction is more than holding will increase। अगर जो है कि जो आपका गैप ट्रांजेक्शन में ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, होर्डिंग क्या हो जाएगी, मान लो ज़्यादा गैप है तो होर्डिंग वाली पैसा आप लोगों के पास रखा रहा तो होर्डिंग विल इंक्रीज इवन इन कांस्टेंट मनी सप्लाई। यानी जो है कि होर्डिंग बढ़ जाएगी कांस्टेंट मनी सप्लाई में। किसी ने कहा होर्डिंग नहीं बढ़ेगी उतना तो कोई ना कोई डिसहोर्डिंग कर देगा, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ट्रांजेक्शन के बीच में गैप ज़्यादा है तो होर्डिंग भाई बढ़ जाएगी। अब वो सच्चाई है। अब आप कहोगे सर कोई ना कोई बहुत फटाफट ट्रांजेक्शन कर रहा होगा तो वो तो डिसऑर्डिंग हो गई, तो ऑफसेट हो गया, मतलब बात बराबर होगी, जो कि इन जगह वो सही है। भाई साहब इन्होंने कह दिया जब वेलोसिटी ज़्यादा है, जब वेलोसिटी ज़्यादा यानी अजय पूरी इकोनॉमी में पैसे की वेलोसिटी ज़्यादा है और पूरी इकोनॉमी में मंदी है। जब मंदी आती तो ऐसा तो नहीं कि इकोनॉमी का कोई एक पार्ट मंदी में है कोई एक पार्ट बहुत हाई भाई है।
वो तो फिर अलग अलग मार्केट होगी, अलग अलग फर्म होगी, अलग अलग इंडस्ट्री होंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी इकोनॉमी की बात एज होल चल रही है ना। यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है यूजीसी नेट लेवल की हो रही है, वाकई में जो है कि आप दिमाग का जो दही आपका बन रहा होगा, जो यहाँ पर समझने का प्रयास आप कर रहे हो, जो इतनी डेप्थ में जो यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, क्रिटिसिज्म हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता है। ये यहीं से क्वेश्चन उठाता है यूजीसी नेट। आपको ये भी बता दूं, अगर आप टीजीटी पीजीटी वाले हो तब ये कभी नहीं पूछा जाएगा, तब आप ना पढ़ो, क्लास छोड़ के चले जाओ। लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, और मैं यूजीसी नेट पढ़ा रहा हूं तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके, है ना। तो ये जरूरी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपको हर हर ये इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म, इतना डेप्थ में क्रिटिसिज्म आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मैं तो ये देखा हूँ कि बहुत सी जो है कि बहुत से लोग इसको पढ़ाते ही नहीं है, ये क्रिटिसिज्म ऑफ लोनल फंड थ्योरी। सच्चाई है कि वो टीजीटी लेवल का पढ़ाए, तो वो क्यों पढ़ाएंगे भाई। और यूजीसी नेट में तो यही पूछा जाता है भाई, मैं यहाँ पर जो भी सिलेबस कवर कर रहा हूँ वो मैं पूरी डेप्थ के साथ कवर कर रहा हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि देखो भाई, अगर कोई प्ले लिस्ट बना के डाल दी, तो कल को अगर मैं उसे अगर अभी फ्री है और कल को अगर उसे बेचने लगा मान लो कि, तो वो बिकेगी। क्यों बिकेगी? क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ है ऐसी, क्योंकि मैं उस पेड पूरा ये बना रहा हूँ यहाँ पर नोट्स वगैरह जो भी है ना। हालांकि पेड क्लासेस में मैं सही बता दूँ यही यूज़ करता हूँ, थोड़ा बहुत वहाँ पे कंटेंट और से ज़्यादा होता है, हालांकि यहाँ पर भी वही रहता है, तो इतना फ़र्क नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर थोड़ा टेस्ट वेस्ट थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो इन्होंने कहते भाई अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो होल्डिंग कम होगी, और वेलोसिटी अगर वेलोसिटी कम है तो वो क्लोज इकोनॉमी में भी सप्लाई बाहर से आया ना आए, क्लोज इकोनॉमी में भी आपकी होल्डिंग हो जाएगी, हो तो जाएगी होल्डिंग। तो इन्होंने वो चीज़ ऑफसेट कर दी। आई होप कि आप समझ रहे होगा। और क्वींस ने क्या कहा था कि देखो होल्डिंग और डिसहोल्डिंग जो है कि ऑफसेट हो जाती है अगर बाहर से कोई पैसा ना, अगर बाहर से सप्लाई नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, सप्लाई आया, बहुत ज़्यादा पैसा आया, तब जो है लोग जमाखोरी कर लेते हैं कि ठेकेदार के पास पैसा आया, उसने क्या कर लिया, जमाखोरी कर ली, है ना। ये चीज़ें होती हैं। मान लो सरकार ने कोई डिसइन्वेस्टमेंट करा है ना, और या मान लो कि आरबीआई ने कोई मार्केट में पैसा छोड़ा है मान लो कि, तो वो क्या करा, लोगों ने होर्डिंग कर लिया। 2000 के नोट क्यों बंद करेगा बताओ, 2000 के नोट भाई क्यों बंद करे गए, है ना। तो यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं ये डीमोनेटाइजेशन दोबारा हो गई। भाई ये डीमोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है, ये है ना, ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है। ये जो है आप कह सकते हो कि जो पैसा है ना, वो वहाँ पर जो है कि कोई नोट है उसको जो है कि एक तरीके से उसकी सप्लाई रोक दी गई, या और जो है कि उसको चेंज करा जा रहा है। ये चीज़ आप कह सकते हो, डिमोनेटाइजेशन नहीं होता है, इसको कह सकते हो आप पूरी तरह से, है ना। तो यहाँ पर तो ये सारी बात यहाँ पर कर दी गई है ना। होर्डिंग विल इंक्रीज इवन इन कंस्टेंट मनी सप्लाई, दैट इज होर्डिंग विल चेंज बाय चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी आफ्टरवर्ड्स। कीन्स, उसके बाद कीन्स ने हिमसेल्फ डिस्टिंग कर दिया कि एक्टिव एंड आइडियल बैलेंस। फिर कीन्स को बात समझ में आ गई, तो उन्होंने कह दिया हाँ भाई बिल्कुल, एक्टिव बैलेंस होता है और आइडियल बैलेंस होता है, जो कि क्लोज इकोनॉमी में भी अगर आइडियल बैलेंस, यानी आइडियल मतलब रुका हुआ बैलेंस, एक्टिव मतलब जो चल रहा है बैलेंस, है ना। तो उन्होंने ये बात मानी, तो उन्होंने एक्टिव और आइडियल बैलेंस दो अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो था पहला आपका क्रिटिसिज्म, इसमें 3 ही क्रिटिसिज्म है, दूसरा या आपका तीसरा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी आपकी कंक्लूजन, उसके बाद कीन सिक्योरिटी प्रेफरेंस थ्योरी, है ना। तो यहाँ पर तो दूसरा क्रिटिसिज्म वो ये है कि सेविंग इज मेन पार्ट ऑफ लोनेबल फंड थ्योरी, है ना। सेविंग जो है भाई वो क्या है, मेन पार्ट है आपका किसका, लोनेबल फंड थ्योरी का। तो बात बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर लोनेबल फंड थ्योरी, है ना। फंड एज लोनेबल फंड कैन नॉट, यहाँ पर फिर से ये लोनेबल तो हर जगह गलत हुआ है, ये लोनेबल हो जाएगा, लोनेबल फंड कैन नॉट डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट अंटिल सेविंग इज नॉट नोन। तो यहाँ पर भी वही बात जो क्लासिकल में बात कही गई थी, वही यहाँ पर भी बात करी गई है कि भाई यहाँ पर चूंकि लोनेबल जो सेविंग जो है वो मेन पार्ट है, लेकिन भाई सेविंग तब तक नहीं पता करी जा सकती है जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा तो उसके बाद तब इन्वेस्टमेंट पता होगा कि कितना होगा, इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम पता होगी कितनी होगी, इनकम से ही, जब इनकम होगी तभी सेविंग होगी। तो क्योंकि इस थ्योरी में सेविंग एज अ मेन कंपोनेंट लिया गया सप्लाई में, और सप्लाई और डिमांड से ही आपका जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करा गया है। लेकिन वो कैसे पता कर लो जब सेविंग ही नहीं पता, क्योंकि सेविंग पता करने के लिए आपको पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए। अंटिल सेविंग इज नॉट नोन, सेविंग कांट बी known until income is not known, which is for which investment should be known, for which rate of interest should be known, and same critic by Handsome was made, है ना। तो ये जो है कि
यहाँ पर हैंडसम देखो आ गया है सेम क्रिएटिव यहाँ पर हो जाएगा आपका हैंसन, हैंसन वाज मेड, है ना। ये सब वॉइस टाइपिंग मैंने कर, हालांकि वॉइस टाइपिंग करता नहीं हूँ, ये मैंने कल कर दी है तो ये थोड़ा सा एरर हो गया इसमें हल्का फुल्का, है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर कीन्स, कीन्स क्रिटिसिज्म ऑफ लोनवल फंड, है ना। लोनवल फंड थ्योरी वाज नॉट वैलिड। कीन्स का जो क्रिटिसिज्म है वो लोनवल फंड थ्योरी में वो वैलिड नहीं था। ये वाला, यही वाला सेविंग वाला, है ना, वो ये भी जो है कि क्रिटिसिज्म मैंने कहा ना, इस पर लोनवल फंड में जो भी आप क्रिटिसिज्म करागे वो वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर नॉट वैलिड एज दिस थ्योरी फेल्स, है ना। ये आपका 6 हो गया यहाँ पर हो जाएगा फेल्स, दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन थ्रू पीरियड एनालिसिस विद लैग ऑफ 1 पीरियड। देखो यहाँ पर ऐसा हुआ कि लोनर फंड थ्योरी में ये कहा गया ना कि भाई देखो यहाँ पर जो सेविंग हमने पता करी है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब तक हमको आरओआई नहीं पता होगा तब तक हमें सेविंग नहीं पता है। लेकिन जो यहाँ पर हमने भाई सेविंग पता करी है ना, ये पिछले साल के आरओआई पे निकाली है हमने, बात खत्म, हो गया काम। ये बात कह दी उन्होंने तो बस हो गया काम, लोन ये आपका वैलिड हो गया थ्योरी, और क्रिटिसिज्म आपका जो है कि ये गलत हो गया, है ना। उन्होंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, सेविंग जो है कि हम नहीं पता कर सकते हैं, सेविंग से आरओआई पता कर रहे हैं। लेकिन जो हमने सेविंग पता करी है ना, ये पिछले साल की जो आरओआई थी ना, लैग ऑफ वन पीरियड, है ना, पिछले साल में जो आरओआई था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सेविंग निकाली, बात खत्म, है ना। थर्ड क्रिटिसिज्म क्या था? थर्ड क्रिटिसिज्म वाज दैट लोनवल फंड थ्योरी अज्यूम्स अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जो है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करती है लोनवल फंड थ्योरी, ठीक है भाई। लेकिन उन्होंने कह दिया अगर आपका अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है विच वाज नॉट सो एज इट टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट आपने कहा तो, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है भाई, क्योंकि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट अगर होता तो भाई यहाँ पर आप तो बात कर रहे हो इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट से फर्दर क्या होगी, इनकम बढ़ेगी। तो जब ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इन्वेस्टमेंट करोगे, तो जब ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट तो जो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर उसमें आप क्या लगाओगे, क्योंकि हर सारी मशीनें एम्प्लॉयड हैं, सारे लेबर एम्प्लॉयड हैं, सारी चीज़ें एम्प्लॉयड हैं, है ना। तो आप तो कह रहे हो कि जो कि आप और ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर इनकम कैसे बढ़ाओगे, जब तक किसी न किसी को एम्प्लॉय आप करोगे। जब यहाँ पर आपने कह दिया ऑलरेडी सभी लोग एम्प्लॉय, तो किसको एम्प्लॉय करो, कैसे इनकम बढ़ाओगे। तो आपने कह दिया कि जो है कि भाई इनकम अपनी इंक्रीज करो, तो इसका मतलब ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। इसका मतलब तो ये है ना कि आप कह रहे हो कि यहाँ पर आप इनकम इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका इट मीन्स दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट देयर, यानी ये गलत हो गया। या तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपने कह दिया इनकम बढ़ा रहे हो आप, तो इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट देयर। तो ये क्रिटिसिज्म था, यानी इनकम विच इज नॉट पॉसिबल इन फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर इंक्रीज इनकम करना फुल एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल नहीं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी इनकम बढ़ी हुई होगी, है ना। इनकम तो इंक्रीज तभी होगी जब लेबर कैपिटल और लगेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। कंक्लूजन क्या निकला है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लोनवल फंड थ्योरी इज सिंथेसिस, है ना। सिंथेसिस मानी एज अ ब्रिज है, किसके ये आपके लोनवल फंड थ्योरी है, और ये क्या है आपकी एज अ ब्रिज काम कर रही है, किसके बीच में, ये आपकी इधर है क्लासिकल फंड, क्लासिकल, है ना, क्लासिकल थ्योरी, और इधर आपकी हो जाएगी कौन सी, केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, है ना। उसके बीच में एज अ ब्रिज काम कर रही है ना। क्योंकि जो है कि यहाँ पर इसने क्या लिया है बिटवीन, क्योंकि आपका यहाँ पर सिंस इट टेक्स इनटू अकाउंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसने जो है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी लिया है, जो कि किसने लिया था, क्लासिकल थ्योरी में क्या लिया था, केवल और केवल सेविंग इन्वेस्टमेंट लिया था, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, है ना, डिमांड ऑफ क्लासिकल थ्योरी बाय इनकॉर्पोरेटिंग होल्ड। अब उसके बाद जो है कि ये तो इसने लिया क्लासिकल थ्योरी से, है ना। उसके बाद यहाँ पढ़िए बाय इनकॉर्पोरेटिंग होल्डिंग एंड डिसहोल्डिंग इट कंसीडर्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑन विच कीन्स लेड अ ग्रेट स्ट्रेस, है ना, एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग रेट। तो यहाँ पर देखो इन्होंने इधर ये तो आपका क्या लिया, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिया भाई, सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेन कंपोनेंट, है ना। लेकिन यहाँ पर कीन्स ने जो आप आगे पढ़ोगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में, तो कीन्स ने बताया कि भाई डिमांड जो है ना, डिमांड 3 लोग करते हैं, एक तो ट्रांजेक्शन पर्पज से डिमांड करी जाती है, एक जो है कि प्रिकॉशनरी पर्पज से डिमांड करी जाती है, और एक जो है कि लोग पैसा अपने पास जमा करके रखते हैं स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए, कि कभी जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा
तो जो है कि हम जो है कि क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। तो ये तो भाई जमाखोरी वाली बात हो, जमाखोर लोग तो ऐसा करते हैं ना, पैसा तो बढ़िया जो है कि अपने पास जमाखोरी कर ली, डिसहोल्डिंग अपने पास होल्डिंग कर ली, और जब जो इंटरेस्ट बढ़ा तब वो डिसहोल्डिंग कर रहे हैं। तो यानी होल्डिंग डिसहोल्डिंग की बात करी, यही बात किसने करी कि भाई स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए लोग पैसा रखते हैं कि भाई जब जो है कि मुनाफा होगा, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तब हम जो है कि पैसा अभी रख रहे हैं, तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यानी इन्होंने किन्स की भी बात रखी, इन्होंने क्या करा, सेविंग इन्वेस्टमेंट को लेकर के इन्होंने क्लासिकल की भी बात रखी, किसने, लोनवेल फंड थ्योरी ने, और उसने किन्स की भी बात रखी होल्डिंग और डिसहोल्डिंग को लेकर के। तो ये सारी बात इन्होंने रखी थी, इसीलिए लोनवेल फंड थ्योरी डायनेमिक एंड, तो लोनवेल फंड थ्योरी को क्या माना गया है, डायनेमिक माना गया है ना। और प्रोफेसर एच.जी. जॉनसन सजेस्टेड दैट किन्स थ्योरी इज स्टैटिक, किन्स की थ्योरी को क्या माना गया है, स्टैटिक माना गया है। तो यहाँ पर टुडे योर्स लोनवेल फंड थ्योरी इज कंप्लीट, ठीक है ना। इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट किन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इन डिटेल। इसमें जो है कि सारा कुछ हम यहाँ पर बात करेंगे इस तरह से, मोटिव्स ऑफ डिमांड। उसके बाद जो है कि आपका M1 में आपका आ जाएगा वो वाला आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, है ना। M2 में आपका आ जाएगा प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए, नहीं M1 में आपका आ जाएगा ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी पर्पस के, जो कि आपका केवल होगा इनकम पर डिपेंडेंट है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर, जो भी आपका होगा केस प्रेफरेंस थ्योरी, उसका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डायग्रामेटिकल फॉर्म में वहाँ पे आपको पूरा समझा दूंगा, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे थे भाई किसकी, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर जो है कि आपका यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी आपका पहले कंप्लीट हो गया, आज आपका लोनवेल फंड थ्योरी कंप्लीट हो गया। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की, और फिर हम बात करेंगे ISLM मॉडल की। आपका पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।